गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज और कल 2 दिन हम लोग बजट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक दिन में उसको कवर करना संभव नहीं है। और बजट को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे आज का हमारा रोड मैप जो है, तो आज का हमारा रोड मैप है कि इन जनरल चीज़ों को डिस्कस करने के साथ हम बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बजट 2024-25 के प्रोविज़न की चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, बजट विकसित इंडिया 2047 के लिए एक रोड मैप रखता है। और अगर आप देखें तो विकसित इंडिया विजन के लिए जो यह रोड मैप प्रेजेंट करता है, उसमें 9 बिंदुओं को फोकस किया गया है। और उन्हीं 9 बिंदुओं के आलोक में जो है पूरा का पूरा आप देखेंगे, फिनांस मिनिस्टर का बजट स्पीच उन्हीं 9 बिंदुओं के इर्द गिर्द केंद्रित। तो ये जो 9 पॉइंट हैं विकसित इंडिया विजन के लिए रोड मैप के संदर्भ में, तो ये रोशन सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी बजट की ओर जाते तो बजट को पढ़ने का एक तरीका हो सकता है, इतने कम समय में उसको करना संभव नहीं था, लेकिन बजट को पढ़ने का एक तरीका यह हो सकता, इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे, एक तो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड होता, और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे का अदर जितने भी चैप्टर होते हैं, उस चैप्टर में आप देखेंगे उसका कैटेगराइजेशन आपको दिखेगा। इनिशियल उस सेक्टर का ओवरव्यू होता थोड़ा डिटेल में, उस ओवरव्यू के बाद उस सेक्टर के स्पेसिफिक डिटेल्स होते, और फिर लास्ट में आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे हर चैप्टर का जो थर्ड पार्ट होता, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट की वहां पर चर्चा होती है कि किस तरह की चुनौतियां उस पर्टिकुलर क्षेत्र में मौजूद हैं, और उन चुनौतियों को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह विस्तार से वहां पर आपको मौजूद दिखाई पड़ेगा। तो ये जो चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट वहां पर हैं, उसके कंटेक्स्ट में अगर हम बजट को देखते हैं और बजटरी प्रोविजन को देखते हैं, तो मुझे लगता है इससे बजट की बेहतर समझ विकसित की जा सकती है, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी किया जा सकता है। दूसरा जो कंटेक्स्ट उभर करके आता, वह दूसरा कंटेक्स्ट क्या है, मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था वह यह कि इंडियन इकोनॉमी की समझ अगर आपके पास है, भगवान भारतवर्ष में सब लोग जेंटलमैन हो, चश्मा सुशोभित नयन हो, हाथों में फाउंटेन पेन हो, भगवान भारतवर्ष में सब लोग जेंटलमैन, तो कम से कम बेगूसराय के लोगों से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, जेंटलमैन अप्रोच की। सब वहां के लोगों को सिंह होता नहीं है, लेकिन व्यवहार जब देखेंगे तो आपको लग जाएगा सिंह भी होता है और घोड़े की तरह दुलत्ती भी पीछे चलाते हैं। तो खैर, बड़ा खतरनाक हो जाएगा अंशु, हर इलाके की कुछ पहचान होती है। तो मैं इस चीज की चर्चा कर रहा था। दूसरी चीज हमें देखनी यह है कि जब बजट 2024-25 को हम देख रहे हैं, और अगर हमारे पास इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वह ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग किस ओर इशारा करती है, यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज। तीसरी चीज है, आप समझें, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला बजट है, ठीक है, और इस बात को ध्यान रखें कि अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता, तो आरंभिक 3 साल जो होते हैं रिफॉर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है बजट से।
ठीक है, वो रिफॉर्म ओरिएंटेड होंगे। जो भी साहसिक निर्णय सरकार को लेने होंगे आर्थिक मोर्चों पर, अक्सर आप देखेंगे शुरुआती 3 वर्षों के बजट में ऐसे साहसिक निर्णय लिए जाते हैं। लास्ट 2 बजट जो होते हैं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले के, तो वहां पर आप देखेंगे पॉपुलिस्ट ओरिएंटेशन जो है उन बजटों में डोमिनेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स का दबाव जो है बजट पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में इस बजट को, बजट 2024-25 को आप एनालाइज करें तो आपको निराशा हाथ लगेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जो रहे और उस परिणाम ने पिछले 10 वर्षों से सत्तारूढ़ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को जिस तरह से बैकफुट पर ले जाने का काम किया है, जिस तरह से संसद के भीतर के समीकरण, लोकसभा के समीकरण बदले हैं, मजबूत विपक्ष उभर करके सामने आया है, एंड एट द सेम टाइम आने वाले समय में राज्यसभा के समीकरण में भी बदलाव की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ गठबंधन पर जो एक दबाव निर्मित हुआ है, उस दबाव का असर इस बार के बजट पर भी आपको दिखाई पड़ता। ऐसा लग रहा है कि इस बार का बजट चुनाव परिणामों से कहीं अधिक प्रभावित है और सरकार कहीं न कहीं जो है, मतलब जो यह अपेक्षा की जा रही थी कि चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद का यह पहला बजट है तो रिफॉर्म इनिशिएटिव को प्राथमिकता दी जाएगी पॉपुलिस्ट मेजर्स की तुलना में, तो अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार का बजट जो है वह कहीं न कहीं थोड़ा सा कमजोर साबित होता है। आप देखेंगे पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं वो कहीं ज्यादा डोमिनेंट इस बार के बजट में दिखाई पड़ते। नंबर 2 अगर आप देखें तो बजट के शुरुआती 2 पैराग्राफ, पॉइंट 2 ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करता है और ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करता हुआ कहता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो रिकवरी की दर मोर देन एक्सपेक्टेशन है, मोर देन एक्सपेक्टेड है। ग्लोबल इकोनॉमी के परफॉर्मेंसेज बेहतर हैं, लेकिन इस बेटर परफॉर्मेंसेज के बावजूद देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी के में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क भी दिखाई पड़ते और उस क्वेश्चन मार्क को बजट किस रूप में डिफाइन करता? पॉलिसी अनसर्टेनिटी के कंटेक्स्ट में, नीतिगत अनिश्चितताओं के कंटेक्स्ट में उस क्वेश्चन मार्क को इंडिकेट करता है। हायर एसेट वैल्यू के रूप में उसको वह इंडिकेट करता है। तीसरा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कंटेक्स्ट में वह उसे डिफाइन करता, क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो यह साल जो है ग्लोबली अगर देखें तो पॉलिटिकल चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यह पाएंगे कि ग्लोबली पॉलिटिकल चेंज जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्शंस कई मेजर स्टेट में हुए हैं और आप देखेंगे राइट विंग की जो महत्वपूर्ण उपस्थिति चुनावी राजनीति में, राइट विंग का जो महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस सामने आया, तो कहीं ना कहीं इसके पृष्ठभूमि में देखें ये जो उथल पथल, राजनीतिक उथल पुथल है, इसने एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को भी जन्म दिया है। नेक्स्ट जो है पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में जो डिसऑर्डर है, ठीक है, कहीं ना कहीं यह उसकी ओर भी इशारा करता है, उससे जुड़े हुए रिस्क की भी ओर इशारा करता है। और लास्ट पॉइंट कहें तो यह हायर इन्फ्लेशन के रिस्क की ओर इशारा करता हुआ आता। तो यह कहता है कि यद्यपि ग्लोबल इकोनॉमी के परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर रहे हैं,
लेकिन कुछ एक्स फैक्टर मौजूद हैं जो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को एडवर्सली प्रभावित कर सकते हैं। और उसके कंटेक्स्ट में यह बजट जब इंडियन इकोनॉमी को देखता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मोर्चे पर जो इंडिया के परफॉर्मेंस है, इंडिया के परफॉर्मेंस को यह एप्रिसिएट करता है। और इंडिया के परफॉर्मेंस को एप्रिसिएट करता हुआ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में को लेकर भारत में जो एक मतलब आपको कंट्रोल्ड सिचुएशन दिखाई पड़ता, मुद्रास्फीति की स्थिति जो नियंत्रित आपको दिखाई पड़ती है, उसमें जो स्थिरता दिखाई पड़ती है, मुद्रास्फीति के दबाव जो अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ते हैं, वह उसकी ओर इशारा करता है। और इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह एक आंकड़े की चर्चा करता है। प्रश्न पीटी में प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है। कोर इन्फ्लेशन की बात करता है, ठीक है। एंड व्हाट डज कोर इन्फ्लेशन मीन्स, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन जो है आप कह सकते नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन जो है, या क्या है, नॉन फूड और नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन जो है यह कोर इन्फ्लेशन है। अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करें, अक्सर आप देखेंगे सरकारें डाटा जो पिक करती हैं तो डाटा को पिक करते हुए सरकारें सेलेक्टिव होती हैं। नहीं, आप अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो जब यह जनरल ट्रेंड की बात करती है, जो इन्फ्लेशन के ट्रेंड है, तो जनरल इन्फ्लेशन के ट्रेंड की बात करते हुए कहती है कि ये 4% के इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की ओर अग्रसर है। इट मीन्स, अब देखें लैंग्वेज किस तरह, और इस लैंग्वेज को समझना होगा। इसका मतलब यह कि ओवरऑल इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में हम अगर बात करें तो ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% नहीं है, ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% से ज्यादा है। और सरकार यह उम्मीद कर रही है कि हम बहुत जल्दी 4% के इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर लेंगे। एग्जैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट क्या है इसकी चर्चा यहां पर नहीं है। और यहां पर किसकी चर्चा है, कोर इन्फ्लेशन की चर्चा है। और कोर इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में देखें तो यह कहा जा रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो 3.1% रहा है, क्योंकि 3.1% का कोर इन्फ्लेशन रेट जो है वो सरकार के लिए सुविधाजनक है, उसको कोट करना सरकार के लिए कंपैरेटिवली आसान है। मेरी बातें समझ रहे हैं? अब आप एक चीज सोच करके देखें, क्यों मैं ये बात कर रहा कोर इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में। आप अगर आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, डे टू डे लाइफ में जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, डे टू डे लाइफ में इन्फ्लेशन के प्रेशर को रिप्रेजेंट कौन करता है? इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है वह किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है? तो अगर आप जाकर के देखें, डे टू डे के लाइफ में जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, इन्फ्लेशन के इस प्रेशर को फूड इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट करता है। रोज टीवी और फ्रिज हम खरीदने नहीं जाते ना, रोज मोबाइल खरीदने नहीं जाते ना, रोज घड़ी खरीदने नहीं जाते ना, रोज जूता खरीदने नहीं जाते ना, नहीं। लेकिन फूड आइटम्स जो हैं, नहीं, वो तो हमारे डे टू डे के जरूरत को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूल हमारे डे टू डे की जरूरतों को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। और सबसे अधिक अगर आप जाकर के देखें, सबसे अधिक जाकर के देखें, ठीक है, तो आप यह पाएंगे
कि इन्फ्लेशन का प्रेशर, इन्फ्लेशन का पिंच सबसे अधिक अगर महसूस किया जा रहा है तो कहां पर किया जा रहा है? यहां पर महसूस किया जा रहा है, जिसको बड़ी आसानी से 3% 3.1% के इसमें छुपा लिया जा रहा। अब आप गौर करें, नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन 3.1% है, और जनरल इन्फ्लेशन ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, जिसके लिए हम हेडलाइन इन्फ्लेशन संज्ञा का इस्तेमाल करते, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन, ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह अभी 4% नहीं है, 4% से यह ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें तो आप पाएंगे कि जैसे फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को जोड़ेंगे तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में हुआ इन्फ्लेशन रेट दैट में भी वो नियर अबाउट 5 to 6% के आसपास होगा, जो इन्फ्लेशन के पिंच को दर्शाता हुआ आता है। और एक छोटी सी बात मैं कहता, एक छोटी सी बात कहता, अपना बचपन याद करता हूं, ठीक है, तो सब्जी लाने जाता था तो पिताजी 10 रुपये देते थे, 10 रुपये देते थे, झोला भर के सब्जी लाता था और कुछ बच भी जाता था, ठीक है। और आज के कंटेक्स्ट में गलती से, चूंकि आजकल अनुज नहीं है, नहीं, तो उस स्थिति में गलती से जब सब्जी लेने जाता हूं तो 2 सम की सब्जी के बिल कैसे 150 और 250 रुपये बन जाते पता ही नहीं चलता है। यह इन्फ्लेशन के ट्रेंड को देखें, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरी बात अगर यहां से हम आगे बढ़ें तो जो बजट है, बजट अगर हम कहें तो यह 4 सोशल ग्रुप को फोकस करता है, ठीक है, 4 सामाजिक समूहों को केंद्र में रखता है। और ये 4 कौन हैं? पुअर्स, गरीब लोग जो हैं। नंबर 2 वुमेन, महिलाएं जो हैं। नंबर 3 यूथ, युवा जो हैं। और नंबर 4 अन्नदाता, किसान जो, ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इसके कंटेक्स्ट में देखें तो अंतरिम बजट के हवाले से इन 4 समूहों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हुआ यह 2 चीजों की चर्चा करता है। एमएसपी की चर्चा करता है, और एमएसपी की चर्चा करता हुआ यह कहता है कि एमएसपी के संदर्भ में इसने अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया है, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह उभर कर सामने आता, क्योंकि सरकार का दावा एमएसपी के कंटेक्स्ट में क्या है? एमएसपी के कंटेक्स्ट में यह दावा करता है कि यह जो है लागत प्लस लागत का 50% प्रॉफिट मार्जिन के रूप में। और इसने कहा कि हमने ये दे दिया और हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया। अब यहां पर समझने की जरूरत है, यहां पर समझने की क्या जरूरत है? यह अर्ध सत्य है, क्योंकि अगर आप देखें यहां जिस लागत की बात की जा रही है, यहां जिस लागत की बात की जा रही है वह लागत है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL, ठीक है। और अभी जो एमएसपी का निर्धारण हो रहा है, A2 प्लस FL लागत को आधार बना करके एमएसपी का निर्धारण हो रहा है। अब अगर A2 लागत के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो A2 लागत में क्या आ जाएंगे? सभी प्रकार के नगदी एवं गैर नगदी खर्च,
ऑल टाइप ऑफ कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और उस कैश और नॉन कैश एक्सपेंडिचर के साथ आप ऐड किसको कर दे? पारिवारिक श्रम को, फैमिली लेबर को। एफएल रिप्रेजेंट करता है फैमिली लेबर को, नहीं। अब अगर ये चीज ध्यान रखें, यहां पर जब भी एमएसपी की बात आती है, और एमएसपी का मतलब तो समझते ही होंगे, नहीं समझते होंगे तो घर में जाके समझ लीजिएगा, नहीं। उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जो है सरकार क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और उत्पादकों को जो है एक निश्चित न्यूनतम कीमत उपलब्ध करवाने का वादा करती है। और बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है प्रैक्टिकल की तुलना में, तो खैर अभी उसमें नहीं उलझना है। अगर आपको ध्यान हो तो एनसीएफ के बारे में सुना होगा, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004-2006। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं यह आपको समझने की जरूरत है। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है सरकार के द्वारा, नहीं। और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न अगर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली एमएस स्वामीनाथन जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, हो सकता है वहां से उठा करके प्रश्न पूछ दिए जाए, नहीं। एमएस स्वामीनाथन नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स को चेयर उन्होंने किया, यूपीए सरकार के द्वारा गठित किया गया था, नहीं। वहां से प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता है। एमएस स्वामीनाथन ने एमएसपी के निर्धारण का तरीका क्या बतलाया था? एमएसपी के निर्धारण का आधार, तो इन्होंने यह बतलाया था एमएसपी के निर्धारण का आधार C2 लागत होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 एमएसपी C2 प्लस C2 लागत का 50%, यह एमएसपी होना चाहिए। और देखें कैसे चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। बार बार मैं कह रहा, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब हम C2 लागत की बात करते तो C2 लागत के कंपोनेंट क्या होंगे? एक A2 प्लस FL C2 लागत के कंपोनेंट होंगे, नहीं। दूसरा रेंट ऑन लैंड, जिस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस जमीन का किराया C2 लागत में शामिल होगा, जो A2 प्लस FL लागत में शामिल नहीं होता। और यहां पर हम ध्यान रखें, जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं या सर्विसेज की जो प्राइसिंग होती है, अगर उसमें देखें तो रेंट इंक्लूडेड होता है, नहीं। लेकिन किसान अगर अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, नहीं, तो उनकी जमीन का रेंट जो है वह एक्सपेंडिचर के रूप में इंक्लूडेड नहीं होता, वो लागत का हिस्सा नहीं होता। और यही बात C2 लागत में कही गई थी। और दूसरी चीज अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो वह है ब्याज। किसान जो उत्पादन प्रक्रिया में निवेश करते हैं, जिस राशि का निवेश करते, उस राशि पर उन्हें ब्याज भी मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉस्टिंग के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के कैलकुलेशन के क्रम में रेंट को भी इंक्लूड किया जाता है और इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता। तो सवाल यह उठता कि एग्रो प्रोड्यूस के संदर्भ में अगर कैलकुलेशन हो रहा है, एग्रो प्रोड्यूस के कंटेक्स्ट में अगर कैलकुलेशन हो रहा, तो सवाल यह उठता है कि उसमें रेंट और इंटरेस्ट को हम क्यों ना शामिल करें। और सरकार अगर यह दावा कर रही है, इसलिए मैंने कहा यह अर्ध सत्य है, A2 प्लस FL लागत के कंटेक्स्ट में सरकार का यह दावा है
जबकि MS स्वामीनाथन किसकी बात करते? C2 लागत की बात करते। और जब भी MSP के कंटेक्स्ट में किसानों की मांग होती, किसान संगठनों की मांग होती, तो उसके लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को आधार बनाए जाने की बात की जाती है और उसके कंटेक्स्ट में C2 लागत की चर्चा आती है। बातें स्पष्ट हुई? दूसरी बात यहां पर की जा रही है, ये तो किसानों अन्नदाता के कंटेक्स्ट में बात हो गई। नहीं, यद्यपि आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है, नहीं तो नई पीढ़ी जो आ रही है, तो नई पीढ़ी क्या कह रही है? अन्नदाता किस बात के? किसान अन्नदाता किस बात के? नहीं, वो अगर अनाज उपजाते हैं तो उसके बदले उसकी कीमत लेते हैं, दाम तो अनाज नहीं करते। नहीं, अगर उनको लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो छोड़ दे। उनके पास इतनी बेसिक सेंसिटिविटी नहीं है कि वो ये समझ सके कि अगर सारे किसानों ने खेती छोड़ दी, नहीं तो सारी थेथरोलॉजी जो अन्नदाता के पर निशाना साधते हुए की जाती है, वो सारी थेथरोलॉजी रही की रही रह जाएगी। क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो एंड्रॉयड या स्मार्टफोन पर बैठ करके जो है, नहीं दिन भर जो आजकल टाइम पास होता है, तो उस स्थिति में वो नहीं रहेंगे शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करें, तो अगले कंटेक्स्ट में जो मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर बात की गई है प्रधानमंत्री PM गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको अच्छी तरह से पता होगा यह कब शुरू किया गया था? नहीं, यह शुरू किया गया था एट द टाइम ऑफ नहीं, और ये जो था PDS के अतिरिक्त था। PDS के तहत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाते थे, इन एडिशन टू था। नहीं, लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो लास्ट ईयर क्या किया गया? लास्ट ईयर जो है, अब देखें, क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आज एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो इसके रेफरेंस का क्या औचित्य यहां पर बनता? रुक करके सोचिए। क्योंकि करेंटली अगर देखें, इस योजना को ड्रॉप कर दिया गया और अब क्या किया जा रहा है? ये योजना ड्रॉप्ड कर दिया गया और अब अगर देखें तो NFSA के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PDS के जरिए नहीं मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाते हुए एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये 80 करोड़ आबादी के लिए बड़ा ऑब्लिगेशन। हम यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करें, नहीं, इस मुफ्त अनाज स्कीम ने रियल प्रेशर कितना क्रिएट किया कि NFSA के प्रोविजन ये कहते हैं, आप इस बात को समझिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजन यह कहते हैं कि देश की 2/3 आबादी, शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी की फूड सिक्योरिटी को इसके जरिए इंश्योर किया जाएगा। 5 kg प्रति यूनिट प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो। तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, जब इसके एडिशनल प्रेशर की बात करेंगे तो 1 यूनिट पर अधिक से अधिक महीने में कितना मिल रहा है? 15 रुपया। अगर चावल ले रहे तो 15 रुपया, गेहूं ले रहे तो 10 रुपया। सालाना कितना जा रहा है? 1 यूनिट पर सालाना जो है
आप जाकर के देखें तो एक यूनिट पर सालाना खर्च जो है 120 रुपया से 180 रुपया है। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजन है उसके इमीडिएट रिव्यू की जरूरत है। क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजन कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के लिए जो सपोर्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है स्टेट के लिए, वे कहीं ना कहीं उस सपोर्ट का ग्रॉस मिसयूज हो रहा है। ये एक तरह से मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए टारगेटेड बेनिफिशियरीज को कहीं ना कहीं रिव्यू करने की जरूरत है और उसको रिडिफाइन करने की जरूरत है। अब अगर यहां के कंटेक्स्ट में हम देखें, जो बजट पेश किया गया है उस बजट के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, जो है 4 चीजों पर फोकस करने की बात की गई है। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो यह सरकार या इस सरकार के नेतृत्व में इकोनॉमी का अगर कहीं पर सबसे कमजोर परफॉर्मेंस है तो वो कौन सा इकोनॉमी का पहलू है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वहां पर यह सरकार सबसे कमजोर साबित हो रही है। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, और साथ साथ लेकर के चले कौशल विकास और प्रशिक्षण से संबंधित जितनी योजनाएं चलाई जा रही है करेंटली, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा वे योजनाएं चलाई जा रही, आप अगर जाकर के देखें तो कौशल विकास और प्रशिक्षण के नाम पर जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं कहीं ना कहीं वे महज कागजी खाना पूर्ति के रूप में सामने आती, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के रूप में सामने आती है। तीसरा पहलू एमएसएमई की बात की गई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की बात की गई है, ठीक है। और चौथा मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। ठीक है, और मध्यम वर्ग पर कितना सुंदर ध्यान केंद्रित किया गया है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन पर जाकर के आप नजर दौड़ा लें, ठीक है। लेकिन मध्यम वर्ग की विडंबना यही है, नहीं बस मध्यम वर्ग अपनी तारीफ और चर्चा से ही उसे बजट में संतोष करना पड़ता है। इससे अधिक मध्यम वर्ग के लिए कभी कुछ नहीं होता है। तो इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो फिनांस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर की 5 जो फ्लैगशिप स्कीम है और उनके इनिशिएटिव हैं उसकी चर्चा की और यह कहा कि 5 वर्ष की अवधि में यह पूरा का पूरा जो सेंट्रल एक्सपेंडिचर होगा इनके कंटेक्स्ट में वो 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। और अगर देखा जाए तो 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। ये फिनांस मिनिस्टर का दावा है। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो उन्होंने यह भी रेफरेंस दिया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के मद में 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें कि अक्सर आप क्या देखेंगे, तो अक्सर आप यह देखेंगे कि बजट में जो घोषणा की जाती है या सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं जमीनी धरातल पर उनका कितना क्रियान्वयन होता है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। नहीं, क्योंकि बजट जो है एक बड़ा ओकेजन है, इस बात को समझिए। और बजट में सरकारें जो घोषणा करती हैं उस पर कई दिनों तक चर्चा चलती रहती है, नहीं, लेकिन उसके बाद वहां पर जो मॉडिफिकेशंस होते
उसके परिणाम जब सामने आते तो उस पर उतनी विस्तृत और उतनी व्यापक चर्चा नहीं होती है। हम इस बात को समझने की कोशिश करें। अब इसके कंटेक्स्ट में देखें तो बजट जो है 2047 तक विकसित भारत के विजन को लेकर के चलता है और उसके लिए रोड मैप प्रस्तुत करता है। अब वो रोड मैप क्या है, इस पर रोशन सर आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं यहां पर अभी अपनी चर्चा को जिस डायरेक्शन में ले चलना चाहता वह हमारा कंटेक्स्ट है बिहार बजट 2024-25 और बिहार। पहले प्रोविजन की हम चर्चा कर लें, पहले हम प्रोविजन की चर्चा कर लें और फिर उस प्रोविजन के कंटेक्स्ट में देखें हम किसकी चर्चा करेंगे। तो प्रोविजन के कंटेक्स्ट में हम प्रोविजन के कंटेक्स्ट में हम एनालाइज करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो बजट में बिहार के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, ठीक है, इनफैक्ट वो ईस्टर्न भारत के कंटेक्स्ट में जो है नहीं, पूर्वी भारत के संदर्भ में किसकी चर्चा है, पूर्वी भारत के संदर्भ में पूर्वोदय की चर्चा है। ठीक है, पहले पूर्वोदय को देख लें और फिर हम उसको एलेबरेट करेंगे। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यहां पर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, एपी का अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, आंध्र प्रदेश नहीं, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में इन 5 राज्यों की चर्चा है। और अगर पूर्वोदय के कंटेक्स्ट में देखें तो पूर्वोदय के कंटेक्स्ट में इन 5 राज्यों के कंटेक्स्ट में 2 चीजों की यह चर्चा करता है। यह बतलाता है ये इनरिच्ड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से प्रचुरता यहां पर दिखाई पड़ेगी, ये समृद्ध हैं। और दूसरी चीज ये कहता है कि ये कल्चरली इनरिच्ड है, ये सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है ये रीजन। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह पूर्वोदय रीजन के सहारे यह किस चीज पर बल देता है, तो इसके सहारे यह मतलब आप कहें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, पूर्वी क्षेत्र के समग्र या चहुमुखी विकास की बात करता है। और इसके कंटेक्स्ट में 3 इसके रेफरेंस पॉइंट हैं। यह एचआरडी की चर्चा करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की चर्चा करता है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करता है और यह इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की चर्चा करता है। आर्थिक अवसर की चर्चा करता हुआ था। नहीं, इसी पूर्वोदय की चर्चा करते हुए यह बिहार की भी चर्चा करता है। और बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में किसकी चर्चा करता है, तो बिहार के कंटेक्स्ट में देखें यह
26,000 करोड़ के पैकेज की बात करता। और ये जो 26,000 करोड़ का पैकेज है, इस 26,000 करोड़ के पैकेज के अंतर्गत क्या क्या है, तो एक कंटेक्स्ट देखिए, यहां पर 2 एक्सप्रेसवे की बात है। दो एक्सप्रेसवे की बात है। एक पटना पूर्णिया, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की बात है। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की बात है। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, यह सड़क संपर्कता की बात करता है, नहीं, और इस सड़क संपर्कता में यह दरभंगा को किससे जोड़े जाने की बात करता है, तो दरभंगा को वैशाली, राजगीर और बोधगया से जोड़े जाने की बात करता है। तीसरा कंटेक्स्ट देखें, यह तीसरी बात क्या करता, 2 लाइन ब्रिज ऑन गंगा, और यह कहां 2 लाइन ब्रिज की बात करता, बक्सर में। बातें स्पष्ट हुई। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, बिहार के संदर्भ में यह पावर प्रोजेक्ट की बात करता। और कितने के पावर प्रोजेक्ट की बात करता है, 21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट की बात करता है। जिस पावर प्रोजेक्ट में देखें, पीरपैती भागलपुर 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र, यह इसकी बात करता हुआ आता। और अन्य अगर यहां से हम मूव करें आगे, तो आप क्या पाएंगे, इसके अलावा आप देखेंगे, नहीं, यह बिहार में किसकी बात करता है, एयरपोर्ट्स की बात करता। यह बिहार में किसकी बात करता है, मेडिकल कॉलेजेस की बात करता है। यह बिहार में किसकी बात करता है, स्पोर्ट्स इंफ्रा की बात करता है। और इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, इसके वेग टर्म में बात करता है कि इनका निर्माण किया जाएगा। यह ध्यान रखें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमारे गुरुजी थे, वो कहा करते थे कि टेंस तो 2 ही होता है, टेंस 2 ही होता है। टेंस समझते हैं ना, काल। एक पास्ट टेंस होता है और दूसरा प्रेजेंट टेंस होता है। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर सेंस होता है। नहीं, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर सेंस होता है। ठीक है, वह जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, वह जाएगा तो जाएगा नहीं जाएगा।
और वो जाएगा जाएगा नहीं जाएगा, यहां पर भी कैसे है अभी मैं एलैबोरेट करूंगा। अभी केवल आपके सामने उस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट को रख रहा हूं। एक और बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है पूंजीगत निवेश को बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें पूंजीगत निवेश के जो प्रोत्साहन की बात की जा रही है, ठीक है, नहीं, इसके लिए अतिरिक्त आवंटन की बात की जा रही है। और इसके कंटेक्स्ट में एक टर्म यहां पर यूज किया गया है, वह क्या, नहीं, बहुपक्षीय विकास बैंक जो है, बहुपक्षीय विकास बैंक जो है, नहीं, चाहे वो एडीबी हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, नहीं, चाहे ब्रिक्स के द्वारा जो नए बैंक की दिशा में पहल की गई है वो हो, या आईएमएफ हो, नहीं, की सहायता से, मतलब अगर आप देखें ऋण लेने में केंद्र सरकार सहायता करेगी, और उसका कंडीशन क्या है, अगर बिहार सरकार चाहे तो यह कंडीशन उसमें है। मतलब यह कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिहार में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है रिसोर्सेज उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने की बजाय रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जिम्मेवारी किस पर शिफ्ट कर रही है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जिम्मेवारी जो है वह बिहार सरकार पर शिफ्ट कर रही है। और वो रिसोर्सेज जो है वो जो आपको मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो हैं उनके माध्यम से रिसोर्स मोबिलाइज करने में मदद करेगी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो एक और कंटेक्स्ट है बिहार के कंटेक्स्ट में, वह क्या है, तो मूव अगर आप करें तो 11,500 करोड़ की राशि जो है, मतलब सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के मद में, ठीक है। और इसमें रेफरेंस दिया गया है कोसी मेची बैराज का जो निर्माण किया जा रहा है, इंटर स्टेट लिंक जो है, ठीक है, बैराज है, उसके बाद रिवर पॉल्यूशन है, उसको मिनिमाइज करना, या फिर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके कंटेक्स्ट में इसकी बात की गई है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है यहां पर 2 गलियारों की बात की गई है, ठीक है, 2 गलियारों को डेवलप करने की बात की गई है। जैसे बनारस में डेवलप किया गया ना, दो गलियारों को डेवलप करने की बात की गई है। एक विष्णुपद मंदिर गया, वहां पर कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा,
और दूसरा महाबोधि मंदिर बोध गया। अब अगर इसकी कंटेक्स्ट में बात करें तो एक और बिंदु की चर्चा करूंगा, फिर इसको एनालाइज करूंगा। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में देखें, राजगीर और नालंदा की भी चर्चा है। और वहां का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, वहां का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, उस टूरिज्म पोटेंशियल के रियलाइजेशन के लिए समग्र विकास की बात है। समग्र विकास की बात वहां पर की गई है नहीं। और एक कंटेक्स्ट जो चर्चा की गई है, वह एक और चर्चा यहां पर की गई है, मैं यहीं पर पिक कर लेता। वो है अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा जो है। औद्योगिक गलियारा, तो इस गलियारा में कहा गया कि गया को किस रूप में डेवलप किया जाएगा? औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना। नहीं तो मोटा मोटी अगर आप जाकर के देखें, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो दिख रहा है वह कितने का है? 58,900 करोड़। और इस 58,900 करोड़ को क्या नाम दिया गया है? स्पेशल पैकेज का नाम दिया गया। अब थोड़ा सा कुछ चीजों को समझिए। एक कहावत है, जब जैसा तब तैसा, ना जाने वो मर्द कैसा। ठीक, ये जो पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है, इसकी रियलिटी को समझिए। इसकी रियलिटी को समझेंगे, इनफैक्ट अगर आप जाकर के देखें, 2010 से ही नीतीश जी का एजेंडा रहा है स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की गई। ठीक है, जोरदार अभियान चला। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो स्पेशल स्टेटस को लेकर के नीतीश जी के द्वारा जोरदार अभियान अक्सर तभी चलाया जाता है फुल फोर्स में, जब केंद्र में विरोधी गठबंधन की सरकार हो। जैसे 2010 से 2014 के बीच पीक आवर था इसका। उस समय बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो बीजेपी और जदयू ने मिलकर के, नीतीश जी नेतृत्व कर रहे थे, नीतीश जी उस समय मजबूत स्थिति में थे। इसका मतलब यह मत निकालिएगा कि आज कमजोर स्थिति में। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ठीक है, अभी अगर आप जाकर के देखें, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट को डिस्क्रिमिनेटरी बतलाते हुए, बजट को फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट बतलाते हुए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग थी उस मीटिंग का बायकॉट किया है। और वो 4 राज्य के मुख्यमंत्री हैं अपोजिशन रूल्ड स्टेट के।
हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने भी विरोध किया है और केरला के सीएम ने भी बजट के डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को लेकर, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के प्रश्न उठाए हैं। एक इस चीज को समझें। बेसिकली अगर आप देखें तो जो चीजें, जिन चीजों को बिहार के लिए विशेष पैकेज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, सवाल यह है कि यह विशेष पैकेज बिहार के लिए क्यों है। तो इस विशेष पैकेज को दो कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल नीड्स और रिक्वायरमेंट के रूप में। क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में देखें तो केंद्र में जिस गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन को भाजपा के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है और वह सरकार अपने अस्तित्व के लिए अपने दो महत्वपूर्ण सहयोगियों पर निर्भर है। नहीं, एक अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल जो है तेलुगु देशम, जिसको चंद्रबाबू नायडू नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जिसके 16 सांसद हैं लोकसभा में, वह उस पर डिपेंडेंट है। और दूसरा, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार को नीतीश कुमार जी जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वह उनके समर्थन पर निर्भर है। ये 28 सांसद जो हैं एनडीए सरकार को केंद्र में स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं और उनके लिए इनस्टेबिलिटी के कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ये 28 पीछे हटेंगे, ठीक है, सरकार के अल्पमत में आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। आप अगर देखें, जब बजट के प्रोसेस शुरू हो रहे थे, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग की और इस क्रम में उनका 3 बार दिल्ली विजिट होता है और अंततः 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज उनको मिलता है। बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही थी बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, नहीं। और अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के सेशन में बजट डे के पहले सत्तारूढ़ दल भाजपा ने स्पष्ट शब्दों में टेक्निकलिटीज को आधार बना करके स्पेशल स्टेटस देने से मना कर दिया। ठीक, वहां पर यह क्लियर हो गया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने जा रहा। उस स्पेशल स्टेटस की तुलना स्पेशल पैकेज की बात की गई और यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस स्पेशल पैकेज का एक और पहलू है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव, ठीक है, और कहीं न कहीं इस स्पेशल पैकेज की बात को प्रचारित और प्रसारित करके जो है सत्तारूढ़ दल भाजपा अपनी चुनावी संभावनाओं को जो है वह कहीं न कहीं बल प्रदान करना चाहती है, उसको प्रमोट करना चाहती है। ये इसका एक महत्वपूर्ण पहलू। तो ये तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। अगर बिहार के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में हम देखें तो जो भी पॉलिटिकल रियलिटी हो, जो भी पॉलिटिकल कंपल्सन हो, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी जितनी चर्चा कर लें, लेकिन उसकी बहुत उपयोगिता नहीं है। सवाल यह उठता कि इस बजट में जो बिहार को दिया गया, नहीं, उसकी वास्तविकता क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम जाकर के देखें तो इस बजट में जो बिहार को दिया गया है, क्या वह बिहार के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को गति प्रदान करने में सक्षम है। और तीसरा प्रश्न यहां पर उभर कर आता कि बिहार के सामने जो ग्रोथ चैलेंजेज हैं, उन ग्रोथ चैलेंजेज को यह किस प्रकार और कहां तक रेस्पॉन्ड करता है।
ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों प्रश्नों को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। नहीं, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जितनी सरकारें हैं, यूनियन गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक जाकर के देखें, उनके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अगर आप जाकर के देखें तो उनके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है कंस्ट्रक्शन। और इसलिए अगर आप देखें, डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो फंड एलोकेट हो रहा है, वो उस एलोकेटेड फंड का बड़ा हिस्सा किस पर खर्च हो रहा है? कंस्ट्रक्शन पर खर्च हो रहा है, निर्माण क्षेत्र पर खर्च हो रहा है। और निर्माण क्षेत्र की एक खासियत है, निर्माण क्षेत्र की खासियत क्या है? फिक्स फॉर्मूला है, फिक्स पैटर्न है, ठीक है। कमीशन के ऊपर से नीचे तक जो है स्थापित व्यवस्था है और किसी प्रकार के आरोप की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आम का सीजन चल रहा है और अगर आप देखें, नहीं तो पेड़ से पके हुए आम ही बिहार में चू नहीं रहे हैं, बल्कि पुल भी जो बनाए गए हैं वो भी आम की तरह पक करके चू रहे हैं। यह मैटर नहीं करता उन पुलों का निर्माण कितने साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ, 4 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ। नहीं, ये सीरीज ऑफ इवेंट आपको इस तरह के दिखाई पड़ेंगे। क्या कभी ये आपने सुना है कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही हो, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई हो ऐसे मामलों में? नहीं। और जो भी कार्रवाई की जाती है तात्कालिक दबाव को कम करने के लिए, जैसे तात्कालिक दबाव कम होता है लीपापोती शुरू हो जाती है। एक पहलू यह। दूसरा पहलू अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, यहां पर देखें, ये अमाउंट जो है पीरपैती का जो पावर प्लांट है, पीरपैती के पावर प्लांट के कंटेक्स्ट में देखें तो यह 10,000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है इसके लिए। और यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, पीरपैती में जो है पावर प्लांट की घोषणा 2014 के अंतरिम बजट में यूपीए की सरकार के द्वारा की गई थी, यूपीए की सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। सवाल यह उठता तब से अब तक क्या हो रहा था। दूसरी बात कहता हूं, बड़ा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, एयरपोर्ट भी बनेगा, मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। अच्छा लग रहा है या नहीं? नहीं। दरभंगा का एम्स देखा है या नहीं? कितने सालों में कितना शानदार एम्स बन करके तैयार हुआ है। और आप देखेंगे बिहार के विभिन्न हिस्सों के लोग अब वहीं पर इलाज करवाने जा रहे हैं। कितनी बार नारियल फोड़े गए, कितनी बार लड्डू बांटे गए स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायकों के द्वारा। नहीं, वो कागज पर ही एम्स जो है, नहीं, और प्रस्तावित जगह पर आप जाकर के देखेंगे तो अब भी जल जमाव दिखेगा और जलकुंभियां जो हैं, समझे, वहां पर तैरते हुए मिलेंगे। तीसरी बात मैं कहता हूं, एयरपोर्ट की बात है। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हुआ ना, बड़े जोर शोर से शुरू हुआ, लगा कि एकदम क्रांति सी आ गई। जरा अब दरभंगा एयरपोर्ट के हालात को पता करें। दरभंगा एयरपोर्ट के क्या हाल हैं, ट्रैफिक का क्या पोजीशन है, यह जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे गांधी सेतु तैयार हुआ, गांधी सेतु जैसे तैयार हुआ, दरभंगा एयरपोर्ट की अहमियत खत्म हो गई। और दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो दरभंगा एयरपोर्ट के कंटेक्स्ट में देखेंगे, इनिशियली टैरिफ लो था, और आज के कंटेक्स्ट में देखें, दरभंगा से दिल्ली के टैरिफ को देखें, पटना से दिल्ली के टैरिफ को देखें, करीब करीब 1000-1500 का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और केवल टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस नहीं दिखाई पड़ेगा, ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
फ्लाइट ऑप्शंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंतर दिखाई पड़ेगा लिमिटेड फ्लाइट से। ठीक है, इस बार के बजट में रेफरेंस जो आया है, तो आप अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, नए एयरपोर्ट की बात आती है, जब नए एयरपोर्ट की बात आती है तो पूर्णिया की भी चर्चा आती है, रक्सौल की भी चर्चा आती है, यहां पर भी आएगी। आप अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, रक्सौल के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 9 साल से लैंड एक्विजिशन का काम अब तक रक्सौल एयरपोर्ट के लिए पूरा नहीं हुआ है, और पूर्णिया में आज तक एयरपोर्ट का विकास नहीं हो सका। ठीक है, जबकि हमारे माननीय गृह मंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट के तैयार होने का दावा 2 साल पहले कर दिया, जबकि अभी जुलाई 2024 की यह रिपोर्ट है कि तकनीकी पेचीदगियों के कारण पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला फंस चुका है। ठीक है, रक्सौल में जाकर के देखेंगे, 9 साल पहले वहां के डीएम के द्वारा लैंड सर्वे हुआ, वहां से बातें आगे आज तक नहीं बढ़ पाई। 2016 में एक उड़ान योजना शुरू की गई थी, और उड़ान योजना के तहत जो है बिहार के 13 जिलों में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, सवाल यह उठता, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है नहीं, कि अब जो है लोग ट्रेन की बजाय जो है हवाई चप्पल वाले भी जो है हवाई जहाज से यात्रा, कॉम्बिनेशन अच्छा है, हवाई हवाई नहीं, और बातें भी हवाई 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 में बातें भी हवाई हैं। आप अगर देखें, कोविड के पहले पटना से दिल्ली 2500 प्लस माइनस में आसानी से फ्लाइट के टिकट उपलब्ध होते थे, आसानी से, अगर एक सप्ताह से 10 दिन पहले आप ले रहे हैं। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, कोविड के बाद के फेज में, तो फ्लाइट के टिकट पटना से दिल्ली 5000 प्लस माइनस में उपलब्ध है। कोविड के पहले अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, तो राजधानी से जाना महंगा पड़ता था, फ्लाइट से जाना सस्ता पड़ता था। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में देखें, आज के कंटेक्स्ट में देखें तो फ्लाइट की टिकट इफेक्टिवली अगर बात करें तो राजधानी के सेकेंड एसी के टिकट की तुलना डबल से ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कई सारे हिडन कॉस्ट भी उसके होते। अक्सर आप देखेंगे एयरपोर्ट शहर के बाहर होते, डिस्टेंस जो ट्रेवल आपको करना होता, उसके लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता दोनों जगहों पर, सारा जोड़ेंगे ना उसमें। ठीक है, तो 2 प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न उठता है इकोनॉमिक वायबिलिटी का प्रश्न, और दूसरा, एयरपोर्ट हर जिले में हम डेवलप कर दें, चढ़ने वाले कहां से आएंगे? नहीं, अभी बिहार की मूल समस्या क्या है? अभी बिहार की मूल समस्या है रोजगार की समस्या, बिहार की मूल समस्या है गरीबी की समस्या, बिहार की मूल समस्या है सामाजिक आर्थिक विकास के जो विभिन्न संकेतक हैं, मानव विकास के जो विभिन्न संकेतक हैं, उन संकेतकों पर बिहार देश में निचले पायदान पर खड़ा है। बिहार की मूल समस्या है लोअर साइज ऑफ जीडीपी। बिहार की मूल समस्या है, अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहते, बिहार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते, तो बिहार के प्रॉब्लम ग्रोथ के फ्रंट पर जो चैलेंजेस मौजूद हैं, डेवलपमेंट के फ्रंट पर जो चैलेंजेस मौजूद हैं, अगर उन चैलेंजेस को हम इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करना चाहते, तो उसको इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने के लिए क्या करना होगा? उसको इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने के लिए आपको एग्रीकल्चरल ग्रोथ पोटेंशियल के रियलाइजेशन को इंश्योर करना होगा, और उसके साथ साथ एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग को गति प्रदान करनी होगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। इस बात को रुक करके समझने की जरूरत है।
नहीं। सवाल यह है यहां पर उभर करके सामने आता, फिर मैं प्रश्न उठाना, सारी योजनाओं को हमने जो पहले से भी चली आ रही थी, सारी योजनाओं को हमने इकट्ठा कर दिया और एक पैकेज का फॉर्म दे दिया कि हमने इतना का पैकेज दे दिया। रियलिटी क्या है? वास्तविकता आपके सामने है। इस पैकेज में अगर आप जाकर के देखें तो अभी मैंने चर्चा किया था फ्लड एंड जो है, ठीक है, फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन। ऐसा है कि पहली बार फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए फंड एलोकेशन हुआ है, या यह रेगुलर एलोकेशन होता? और अगर यह रेगुलर एलोकेशन है तो उस रेगुलर एलोकेशन को स्पेशल पैकेज के साथ अटैच करने का मतलब क्या है? इसका मतलब बिहार को जो कुछ मिल रहा है, बिहार को जो कुछ मिल रहा है, नहीं, सबको एक जगह इकट्ठा करके हमने एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है। और अगर आप देखें तो इस बार के बजट में, ठीक है, तमाम चीजों के बावजूद 3 राज्यों को विशेष तरजीह मिलती हुई मिल रहा है। बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तीसरा है ओडिशा, जहां पर भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई, ठीक है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि अन्य राज्यों में गहरी नाराजगी है, ठीक है। बस फर्क ये है कि ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट जो है वो आवाज उठा रहे हैं, और जो रूलिंग पार्टी रूल्ड स्टेट है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आवाज उठा सके, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, यहां हमने कॉरिडोर के डेवलपमेंट की बात की, और अगर आप महाबोधि मंदिर के कंटेक्स्ट में कॉरिडोर की बात करें तो 10 साल पहले से वो चीजें आ रही हैं। जैपनीज असिस्टेंस की बात 10 साल पहले से वहां पर आ रही है। तो उस रियलिटी को देखे जाने की जरूरत है, उस रियलिटी को समझे जाने की जरूरत है। तो ये जो था, हमने बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में हमने बजटरी प्रोविजन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। कल जब हम चर्चा आपके साथ करेंगे तो कल हमारी चर्चा फिस्कल और उसके अदर कंसर्न जो हैं उनको लेकर के हमारी चर्चा होगी, जहां से प्री में भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। फर्दर अब रोशन सर आपके साथ डेवलपमेंट रोड मैप फॉर डेवलप्ड इंडिया 2047 के कंटेक्स्ट में चर्चा कंटिन्यू करेंगे। जस्ट मिनट, थैंक यू।